नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के जिस टॉपिक को लेने जा रहे हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कुछ छोटे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे तो बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो आज हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? 12th का विद्रोही और राज, 1857 के आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन आज हम आपको चर्चा में लेंगे। तो आप लोग जरा ध्यान देना, इसमें से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना कि 1857 के विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण तो था चर्बी वाले कारतूस की घटना। 1857 की क्रांति का तात्कालिक का अर्थ होता है, पहले तो ये समझो कि तात्कालिक का अर्थ क्या होता है। तात्कालिक का अर्थ होता है कि 1857 की क्रांति का तुरंत क्या कारण हुआ। तो तुरंत कौन सा कारण हुआ था? चर्बी वाले कारतूसों की घटना। अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को जो कारतूस उपयोग करने के लिए दिए थे उसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी और उन कारतूसों को मुंह से छीलकर उपयोग करना पड़ता था। तो भारतीय सैनिकों ने उनको करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम इनका उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अंग्रेज उनके धर्म भ्रष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि हिंदू लोग जनरली मांसाहारी नहीं होते हैं, मांस नहीं खाते हैं, और मुस्लिम लोग भी सुअर का मांस नहीं खाते हैं। तो उनको लगा कि ये हमें धर्म भ्रष्ट करने के लिए ऐसा हमसे करवा रहे हैं। तो चर्बी वाले कारतूस की जो घटना थी वो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। अब आता है अगला अपना कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस किसने किया था, कहाँ कहाँ से किया था। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जैसे अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह ने अवध का नेतृत्व किया था, मतलब अवध से किसने नेतृत्व किया था? वाजिद अली शाह ने। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय इसके प्रमुख नेता थे, इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। बहादुर शाह जफर भी इनको कहा जाता है। 1857 की क्रांति का 1857 के विद्रोह भी इसी को कहते हैं, क्रांति भी आरंभ कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ यूपी में है, यूपी का एक जिला है मेरठ, वहाँ से इस क्रांति का आरंभ हुआ था। चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग से किसने इनकार किया? सबसे पहला सैनिक था मंगल पांडे। मंगल पांडे वो सैनिक था जिसने सबसे पहले मना कर दिया। 10 मई 1857 को पहली बार उसने इनकार किया और क्रांति का बिगुल बजा दिया। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी। फिर और कौन कौन से कारण हैं? तात्कालिक कारण तो चर्बी वाले कारतूस था अपना। इसके बाद और कौन कौन से कारण थे, तो हम सारे कारणों पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि और कौन कौन से कारण थे जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ। तो सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था। ये एक सामाजिक कारण था जिसके कारण भारतीयों के मन में रोष हुआ, गुस्सा आया भारतीयों को कि ये हमारे सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं। इसी तरह विधवा विवाह के लिए कानून बनाया गया, बाल विवाह के खिलाफ कानून बनाया गया। तो ये सब कानून ऐसे थे जिनके लिए भारतीयों ने आवाज़ उठाई। उनको लगा कि नहीं, ये कानून जो बना रहे हैं ये हमारे समाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये सामाजिक कारण हुए थे। फिर और क्या कारण थे? तो संताल विद्रोह, आदिवासी जनजातियों भी अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण शोषण हुई थी, उनका भी खूब शोषण हुआ था, उन पर भी अंग्रेजों ने खूब अत्याचार किए थे। तो सिंधु माझी और कान्हू माझी नामक 2 आदिवासियों ने भी आदिवासियों का नेतृत्व किया। संताल विद्रोह के नेता यही थे। अगला है नाना साहब के दत्तक पुत्र पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहब। तो नाना साहब ने भी आवाज़ उठाई। क्यों? क्योंकि नाना साहब की पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। इसके कारण उनके मन में भी अंग्रेजों को लेकर गुस्सा था। अब आता है कि विद्रोह का प्रचार किस किसने किया और कैसे हुआ विद्रोह का प्रचार। तो आम पुरुषों और महिलाओं ने, जगह जगह महिलाओं ने भी इसमें अपनी भूमिका निभाई थी। महिलाएं रोटी बना के देती थी। एक रोटी जहाँ पहुँच जाती थी वो अगली जगह 5 रोटी पहुँचाता था। मतलब ये गांव गांव में जागरूकता लाने के लिए ये अभियान चल रहा था, कमल और चपाती वाला। अब तो महिला और पुरुषों ने प्रचार में अपना सहयोग दिया। धार्मिक लोग, कुछ ऐसे लोग थे जो धार्मिक थे, मुल्ला मौलवी पंडित, उन्होंने भी अपना योगदान दिया। कुछ स्वयंभू पैगंबर
जैसे अहमदुल्ला शाह स्वयंभू पैगंबर थे, मतलब उनको किसी ने बनाया नहीं था नेता, लेकिन वो स्वयं उनमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वो स्वयं 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई। कुछ स्थानीय नेता थे जिन्होंने इस आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो ये अब है कि मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में आप क्या जानते हैं। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर में आता है। तो आप क्या लिखेंगे कि अहमदुल्ला शाह को डंका शाह भी कहा जाता था। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है आपको कि डंका शाह किसे कहा गया, इतिहास में डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आप क्या लिखोगे, मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह कहा जाता था, क्योंकि जब वे पालकी में चलते थे, पालकी में बैठकर चलते थे, तब उनकी पालकी के आगे ढोल बजाते जाने के कारण उन्हें डंका शाह कहा गया। अहमदुल्ला शाह महान देशभक्त हुए हैं और इन्होंने अंग्रेज़ों को खूब चुनौती दी है, अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष में भाग लिया। अब एक क्वेश्चन ये आता है 2 नंबर में, बंगाल आर्मी की पौधशाला, बंगाल आर्मी की पौधशाला, अब अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला क्यों कहा जाता है। तो आप क्या लिखोगे कि अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंगाल की सेना में अधिकतर सिपाही अवध और पूर्व उत्तर प्रदेश के से भर्ती होते थे। मतलब ज़्यादातर सैनिक अवध में और बंगाल में उत्तर पूर्व से भर्ती होते थे, इसलिए अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। मतलब यहीं से सैनिक तैयार होकर निकलते थे। नेक्स्ट है अपना, अहमदुल्ला कौन थे। तो अभी हमने आपको बताया था कि सच्चे देशभक्त थे, सैनिक प्रतिभा से संपन्न थे, व्यक्ति थे, मूलतः तो चेन्नई के रहने वाले थे, लेकिन यूपी में एक फैजाबाद नामक जगह है, अयोध्या के पास में है, वहाँ आकर ये बस गए थे। उन्होंने जोर शोर से इस क्रांति में और आंदोलन में अपना योगदान दिया, भाग लिया, जनता को जागरूक किया। जब ये चलते थे तो बहुत सारी भीड़ इनके पीछे पीछे चलती थी। अपने एक क्षेत्र के ये बड़े नेता हुए हैं अहमदुल्ला शाह। अगला आता है 1857 की क्रांति का प्रतीक। तो मैंने अभी ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि प्रतीक कमल और चपाती। 1 नंबर में आएगा तो आप इतना याद रखिए कि कमल और चपाती। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में पूछा जाए या 3 नंबर में, तो आप इसको फिर डिटेल में लिखेंगे कि कमल एक क्षेत्र से के सैनिकों से दूसरे क्षेत्र के सैनिकों तक पहुंचाया जाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि जिसने भी कमल को स्वीकार कर लिया है वो सैनिक विद्रोह के लिए तैयार है, सहमत हैं, वो विद्रोह में भाग लेने को सहमत हैं। और चपाती मतलब रोटी। तो रोटी गांव-गांव घुमाई गई है, एक गांव से दूसरी गांव जाती थी, जिस घर में पहुंचती थी वो अगली 5 रोटियां अगले गांव में भेजता था। तो ये लोगों में जागरूकता लाने के लिए कि आप सहमत हो, अगर कोई क्रांति या आंदोलन होता है तो आप उसमें हिस्सा लोगे कि नहीं लोगे, हैं, ये जानने के लिए, लोगों को सचेत करने के लिए कमल और चपाती का प्रतीक के रूप में उपयोग उस समय किया गया था। सैनिकों को तैयार करने के लिए कि सैनिक सहमत हैं या नहीं, कमल का प्रयोग, और चपाती गांव के आम लोगों को तैयार करने के लिए चपाती का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया था। अब आता है कि 1857 की क्रांति जो हुई तो उसका महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ मैं सिर्फ एक नंबर के हिसाब से बता रही हूँ कि तुम लोग जानते हो बेटा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ों की कंपनी थी, लेकिन निजी कंपनी थी। निजी कंपनी का अर्थ होता है मतलब प्राइवेट लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई थी, 1600 ईस्वी में बनाई थी। ये भी आप लोग पहले से जानते हैं कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, और गठन के बाद वो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी 1613 में। 1613 में जब वो व्यापार करने के लिए आई तो पहले शुरू में अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर ही रहे, लेकिन भारत की राजनीतिक दुर्बलताओं को देखते हुए आगे चलकर व्यापार के साथ साथ, व्यापार तो वो करते रहे, व्यापार के द्वारा मुनाफा कमाते रहे, लेकिन आगे चलकर इन लोगों ने भारत की राजनीतिक नीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया। और धीरे धीरे पहला राजनीतिक हस्तक्षेप कहाँ से किया? बंगाल से। प्लासी का युद्ध आपने पढ़ा है, प्लासी के युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 ईस्वी में पहला प्लासी का युद्ध जीता। उसके बाद 1764 में बक्सर, बिहार और उड़ीसा 3 राज्यों को जीत लिया। इस तरह धीरे धीरे वो अपने क्षेत्र का विस्तार करते रहे, कभी हड़प नीति के द्वारा तो कभी सहायक संधि के द्वारा, कभी कुशासन का आरोप लगाकर, जिनको अपना अभी आगे पढ़ेंगे, इन चीज़ों को अभी समझेंगे। तो लगभग 1857 तक 99 साल में
अंग्रेजों ने अधिकांश भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। तो जब ये शासन करने लगे थे तो अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो भारतीयों ने उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाने शुरू कर दिए थे। तो बहुत सारी जगह छोटे छोटे विद्रोह हुए, लेकिन पहला बड़ा विद्रोह 1857 की क्रांति के रूप में सामने आया। 1857 की क्रांति जब खत्म हुई तो अंग्रेजों को ये समझ में आया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक निजी कंपनी है, उसका शासन खत्म करके ब्रिटिश की संसद ने सारे पावर या शक्ति अपने हाथ में ले ली। तो महत्वपूर्ण परिणाम आप ये लिखोगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी से पावर छीनकर ब्रिटेन की संसद ने पावर अपने हाथ में ले लिए। अब आता है कि 1857 के विद्रोह के महत्वपूर्ण स्थल कौन, 4 महत्वपूर्ण स्थल, अगर 4 ही पूछे तो आप मेन लिख देना। मेरठ जो कि यूपी में है, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई थी। दिल्ली वो क्षेत्र था जहाँ बहादुर शाह द्वितीय ने नेतृत्व किया था क्रांति का। कानपुर से नाना साहब ने नेतृत्व किया था। लखनऊ से वाजिद अली शाह की बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया था। और इन चारों स्थल पे नहीं हुआ था, यूपी की पूरी एक पटरी जो दिल्ली, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, झांसी से फिर अपन आगे अगर मध्य प्रदेश में आते हैं तो इधर सीहोर, सागर, सीहोर, विदिशा, और इसके बाद मालवा में उज्जैन, मंदसौर, इंदौर तक जाती है, जहां 1857 की क्रांति बड़े पैमाने पर हुई। अब आता है कि अगर आपसे 4 प्रमुख नेताओं के बारे में पूछें, अगर 2 नंबर में आता है तो आप नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय और तात्या टोपे, ये 4 नाम आप देंगे कि ये 4 प्रमुख नेता थे। और बहुत अनगिनत नेता तो ऐसे हैं जिनका इतिहास में नाम भी नहीं आता है। तो ये 4 प्रमुख नेता थे 1857 की क्रांति के। अब आता है कि मंगल पांडे कौन था, तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थी। मतलब मेरठ की एक छावनी थी बैरकपुर, वहाँ ये सिपाही के रूप में कार्यरत थे। 1857 की क्रांति का पहला बिगुल इन्हीं ने बजाया। 1857 की क्रांति 10 मई 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई। पहली बार चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इन्होंने इनकार किया। अब आता है कि 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे, कौन से राजनीतिक कारण थे। तो पहला गोद निषेध प्रथा। इस गोद निषेध प्रथा या इसको हम कहते हैं हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी वायसराय जब थे तो उन्होंने अपने समय में हड़प नीति लागू की। इस गोद निषेध प्रथा को ही हड़प नीति भी कहा जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इसके अंतर्गत सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो कौन से राज्यों को वो अपने राज्य में मिलाते थे, अकेला भी पूछा जा सकता है आपसे 2 नंबर में एक क्वेश्चन कि गोद निषेध हड़प नीति क्या है और किसने लागू की थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। और हड़प नीति के अंतर्गत जिन राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं होते थे उन राज्यों को वो कंपनी में मिला लेते थे, उन राज्यों को कंपनी में विलय कर लिया जाता था। ये थी हड़प नीति। क्योंकि अंग्रेजों ने हड़प नीति के अंतर्गत जो दत्तक पुत्र होते थे उनको उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया था कि गोद लिया हो पुत्र अगर है तो उसको उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। दूसरा था कुशासन के आधार पर किन राज्यों का अपहरण किया, तो साम्राज्य विस्तार के लिए हैदराबाद के निज़ाम तथा अवध के नवाब वाजिद अली शाह, इन दोनों पर उन्होंने कुशासन का आरोप लगाया कि ये दोनों रियासतें का शासन ठीक से नहीं चल रहा है। तो दोनों रियासतों पर कुशासन का आरोप लगा। कुशासन मतलब होता है बुरा शासन, कि आप लोग शासन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आपके राज्य को कंपनी में मिलाते हैं। तीसरा था राजनीतिक कारण पेंशन और पदों की समाप्ति, कि पेंशन और पद वैसे तो व्यक्तिगत होते हैं, उनका क्या कहना था, व्यक्तिगत होते हैं कि जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक वो पेंशन और पद का उपयोग करेगा। अंग्रेजों का ऐसा मानना था। लेकिन उसके मरने के बाद, उसकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों को अधिकार नहीं मिलेगा कि वो पेंशन और पद का उपयोग करें। तो नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो नाना साहब को उन्होंने पेंशन और पद देने से मना कर दिया, इसीलिए वो कानपुर से उन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति का एक राजनीतिक कारण ये था। अब आता है अपना कि 1857 की विद्रोह के सैनिक कारण क्या हैं,
कि सैनिकों को, देखो क्रांति कब हुई, क्रांति का अर्थ ही होता है बदलाव, परिवर्तन। क्रांति किसे कहते हैं, बदलाव या परिवर्तन को। तो ये क्यों चाहते थे भारतीय बदलाव, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने शासन के अंतर्गत भारतीयों का खूब शोषण किया था, हर तरह का शोषण किया था, बहुत ज़्यादा अत्याचार किए थे। उन अत्याचार और शोषण के खिलाफ अब भारतीय बदलाव चाहते थे। तो सैनिक कारण क्या थे, सैनिकों के मन में क्यों गुस्सा था, जिसके कारण उन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो पहला, उच्च पदों पर भारतीयों को नियुक्त ना करना। अंग्रेज क्या करते थे कि जो भी बड़े बड़े पद होते थे उन पर वो अंग्रेज अधिकारियों को ही नियुक्त करते थे, कभी भी भारतीयों को उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते थे। दूसरा, वेतन में असमानता, कि जो भी उसी पोस्ट पर काम करने वाले एक अंग्रेज कर्मचारी को ज़्यादा वेतन दिया जाता था और भारतीय सैनिक को कम वेतन दिया जाता था। तो वेतन की असमानता के कारण भी सैनिकों के मन में गुस्सा था, इसलिए उन्होंने क्रांति में भाग लिया। तो वेतन में असमानता थी, भारतीयों को उच्च पद प्रदान नहीं किए जाते थे। फिर सिपाहियों तथा पदाधिकारियों के साथ बुरा व्यवहार, जो भी भारतीय सिपाही अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करते थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था, उनके साथ गाली गलौज किए जाती थी, सुअर और डॉगी जैसी गालियाँ दी जाती थी, काला कुली कह के उन्हें संबोधित किया जाता था। तो ऐसे अपमानजनक शब्दों का जब वो रोज़ रोज़ सामना करते थे तो उनके मन में आक्रोश भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने क्रांति की। एक और चौथा कारण जो यहाँ नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि डाक महसूल वसूल करना। भारतीय सैनिकों को डाक भेजने पर कोई टिकट नहीं लगानी पड़ती थी, लेकिन अंग्रेज़ों ने ये नियम लागू कर दिया कि अगर वो भी कहीं अपनी डाक भेजते हैं तो उनको भी किराया कर देना पड़ेगा, टैक्स के स्वरूप वो टिकट लगाना पड़ेगा। तो उनको ये भी अच्छा नहीं लगा। एक और कारण था सैनिकों के असंतोष का कि भारतीय सैनिकों को इस तरह के नियम लेकर आए वो जनरल एस्टामेंट अधिनियम के अंतर्गत कि भारतीय सैनिकों को कहीं भी दूसरे देश में जाकर भी नौकरी करनी पड़ेगी, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, इसके लिए हाँ नहीं कहते हैं, तो उनको भविष्य में पेंशन नहीं दी जाएगी। तो ये भी भारतीयों को ऐसा लगा उस समय, क्योंकि भारतीय समुद्र के उस पार जाना अपना धर्म के खिलाफ समझते थे, और इन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। तो ये बात भारतीयों को समझ में नहीं आई, उन्हें लगा कि हमारे धर्म को खराब करने के लिए ऐसे ऐसे नियम ये लेकर आए हैं। तो ये 5 कारण थे जिनके कारण 1857 की क्रांति में सैनिकों ने भाग लिया। अब आता है अपना सहायक संधि की शर्तें। सहायक संधि क्या थी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण वजह सहायक संधि भी थी। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि लागू की थी। और क्यों लागू की थी, सहायक संधि जो नवाब और राजा अपना लेता था उसकी विदेश नीति पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ जाती थी कि अंग्रेज़ जैसा आदेश देंगे, किससे युद्ध करना है, किससे संधि करना है, अंग्रेज़ों से बिना पूछे वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ये थी सहायक संधि की महत्वपूर्ण शर्त। और अब हम शर्तों पे बात भी कर रहे हैं ना, कि शर्त क्या थी कि नवाब अपनी सेना समाप्त कर दे, मतलब नवाब खुद की सेना नहीं रख सकता है। दूसरी शर्त थी अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिमेंट रखे जो उनकी सलाह से काम करे। हर नवाब को जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे उनको एक अंग्रेज रेजिमेंट अपने दरबार में रखना पड़ता था और उसी की सलाह से वो उन्हें काम करना पड़ता था। तीसरी शर्त थी स्वयं के खर्चे पर एक अंग्रेजी सेना रखना, कि जो भी नवाब संधि को स्वीकार करेगा उसे अपने खर्चे पर एक बड़ी सैनिक टुकड़ी अपने राज्य में रखनी पड़ेगी। तो अंग्रेजों को इससे क्या फ़ायदा हुआ कि अंग्रेजों को खर्च भी नहीं करना पड़ रहा था और उनकी सेना का व्यय नवाब उठाता था, उनकी बड़ी सेना आसानी से पल रही थी। उनके अस्त्र, उनके भोजन का सारा प्रबंध नवाब को करना पड़ता था। और फिर जिन जिन नवाबों ने सहायक संधि को स्वीकार किया सबके यहाँ ऐसी सैनिक टुकड़ियाँ पल रही थी, तो अंग्रेजों का व्यय भी कुछ नहीं हो रहा था और एक बड़ी सेना के वो स्थायी सेना रखने में सक्षम हुए। युद्ध और संधि बिना अंग्रेजों की सहमति के नहीं कर सकता था। वो नवाब को अगर किसी से युद्ध करना चाहता है या किसी से संधि करना चाहता है तो अंग्रेजों की सहमति के बिना नहीं कर सकता था।
अब विद्रोही मुखियाओं और ताल्लुकेदारों पर नवाब का कोई नियंत्रण नहीं बचा। जो राजा सहायक संधि को स्वीकार कर लेते थे तो अब उनका मुखियाओं पर, ताल्लुकेदार मतलब जमींदारों पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। अगला है अपना कि अंग्रेजों की नीति से अवध के ताल्लुकेदार किस प्रकार प्रभावित हुए। अंग्रेज जो नीति लेकर आए उससे ताल्लुकेदारों पर क्या प्रभाव पड़ा, ये क्वेश्चन भी बेटा आता है, 4 नंबर में आता है। तो आप कम से कम 4 पॉइंट इसके लिख कर आएँ कि 1856 की एक मुश्त बंदोबस्त के अधीन उनकी ज़मीनों से बेदखल किया जाने लगा। 1856 में जो बंदोबस्त शुरू हुआ था उसके कारण ताल्लुकेदारों को से उनकी ज़मीनें छीन ली गई। आधे से ज़्यादा गांव उनसे छीन लिए गए थे। ताल्लुकेदारों की ये स्थिति थी कि उनसे आधे से ज़्यादा गांव छीन लिए गए थे। तो अंग्रेज नीति का शिकार ताल्लुकेदार भी हुए कि उनसे आधे से ज़्यादा गांव उनसे छीन लिए गए। 1856 के अंतर्गत जो बंदोबस्त लागू हुआ। दूसरा, राजस्व की मांग दुगनी कर दी गई। ताल्लुकेदार अभी तक जितना राजस्व या टैक्स, राजस्व मतलब होता है टैक्स, जितना टैक्स वहन कर रहे थे अब उनको दुगना टैक्स देना पड़ता था। इसके कारण उनके मन में, भाई अभी आप मान लो 100 रुपये दे रहे हो, एकदम से अगर 200 हो जाएगा तो प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो एकदम से दुगना टैक्स करने के कारण ताल्लुकेदारों में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा था, बहुत ज़्यादा रोष व्याप्त था। तीसरा कारण था ताल्लुकेदार जो अंग्रेजों से गुस्सा हुए कि उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी, अब वो जरा भी स्वतंत्र नहीं थी। और चौथा, ताल्लुकेदारों की किले नष्ट कर दिए गए थे, उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया गया। मतलब ताल्लुकेदार शक्तिशाली ना रहे, विद्रोह ना कर सके, इसके कारण अंग्रेजों ने उनके किले नष्ट करवा दिए, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया। सेनाओं को भंग कर दिया मतलब कि अब वो सेना नहीं रख सकते हैं, सेना रखने का अधिकार उनको नहीं है। और लास्ट है अपना कि ताल्लुकेदारों की शक्तियों को कम होने के कारण उन्हें अपना वर्चस्व समाप्त होता दिखने लगा। मतलब गांव में जो अभी उनकी पूछ परख होती थी, इज्जत होती थी, जब उनके पास सेना नहीं रही, उनकी शक्तियाँ छीन ली गई, उनके किले नष्ट कर दिए गए, तो उनको लगा कि हमारा वर्चस्व मतलब प्रभाव, हमारा प्रभाव अब कम हो रहा है, कोई हमारा सम्मान उतना नहीं करेगा। इसका इन सब का कारण वो किसको मानते थे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों की इन्हीं नीतियों के कारण हमारा समाज और गांव से में प्रतिष्ठा कम हुई है। नेक्स्ट है अपना कि अवध का अधिग्रहण। अधिग्रहण मतलब होता है अवध को अंग्रेजों ने किस तरह अपने कब्जे में लिया, किस तरह से अपना आधिपत्य स्थापित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो जरा इस पे ध्यान देना कि वो कौन से कारण थे जिनके कारण उन्होंने अवध को कंपनी के राज्य में मिलाना अति आवश्यक समझा और अवध को भी कंपनी के राज्य में मिला लिया गया। तो डलहौजी ने अवध रियासत के विषय में कहा था, एक कोटेशन है डलहौजी का कि यह गिलास फल, ये फल है, यह गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा। ये कोटेशन अवध के लिए कहा था डलहौजी ने। 5 साल बाद 1856 में रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। मतलब डलहौजी का कथन सत्य हो गया। 5 साल लगे, लेकिन 5 साल में जो वो चाहते थे वो उन्होंने करके दिखाया। अब क्यों किया अवध का अधिग्रहण? तो वहाँ की ज़मीन नील और कपास की खेती के लिए उत्तम थी। अवध राज्य की ज़मीनें नील उगाने के लिए और कपास उगाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तम थी। इस प्रदेश की उत्तरी भारत के एक बड़े बाजार के रूप में इसको विकसित किया गया था। वो चाहते थे कि यहाँ से खूब कपास पैदा हो, खूब नील पैदा हो और हम इसको एक बड़े बाजार के रूप में उपयोग करें। इसके कारण उन्होंने अवध का अधिग्रहण किया। दूसरा, 1850 के दशक के प्रारंभ तक वह देश के अधिकतर बड़े भागों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। मतलब 1857 से जो विजय अभियान उन्होंने शुरू किए थे, 1850 के दशक तक, दशक मतलब होता है 10 साल, मतलब 40 और 50 के बीच तक उन्होंने देश के बड़े भूभाग जीत लिए थे। इनमें कर्नाटक, बंगाल, मराठा भूमि, पंजाब और दोआब सभी अंग्रेजों की झोली में आ गए थे। मतलब भारत के जितने भी बड़े बड़े राज्य थे वो बड़े राज्य अब अंग्रेजों के अधीन थे। अब अगला निशाना उनका अवध था कि अवध को और जीत लेते हैं तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने अवध का अधिग्रहण किया।
अंग्रेजों की यह प्रक्रिया 1856 में अवध का अधिग्रहण करके पूरी हो जाने वाली थी। तो इसलिए उनको लगता था कि अवध एक तो वहाँ की ज़मीन अच्छी है, उपजाऊ है, और नील और कपास वहाँ अच्छा पैदा होगा, जिसकी उन्हें बहुत आवश्यकता होती थी। विदेशों को भेजा जाता था, उससे उन्हें नगद पैसा प्राप्त होता था। उन्होंने खूब इससे फ़ायदा लिया है। कपास को उगा के वहाँ के किसानों को बाध्य करते थे वो नील और कपास उगाने के लिए, और क्योंकि वो मुनाफे की फसलें उगाना पसंद करते थे, नगद फसलों पर जोर देते थे। जो भी नगद फसलें हैं वो उगाई जाए, इसी के अंतर्गत उन्होंने अवध का अधिग्रहण किया। अगला क्वेश्चन है कि विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व, कि विद्रोही सिपाहियों का नेतृत्व कहाँ कहाँ और किस किस ने किया था। तो बहुत सारे स्थानों पर विद्रोही सिपाहियों ने नेतृत्व संभालने के लिए पुराने शासकों से आग्रह किया। मतलब जो क्रांतिकारी थे, जो 1857 की क्रांति में भाग ले रहे थे, वो अपना नेता पुराने लोगों को बनाना चाहते थे। जो पुराने शासक थे उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि हमारे नेता आप बनो। जैसे दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो कि पूर्व में हमारे मुगल सम्राट थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी नीति के कारण उनको पेंशनर बना दिया था। अब वो नाम मात्र के थे, उनके पास कोई पावर नहीं थी, सारे पावर अंग्रेजों ने उनके छीन लिए थे। तो उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली में अंग्रेजों के खिलाफ इनको खड़ा किया कि आप हमारे, वो शुरू में तैयार नहीं थे, बहादुर शाह जफर ने इनकार कर दिया था, लेकिन क्रांतिकारियों ने बहुत अनुरोध किया, अनुग्रह किया, तब जाकर वो तैयार हुए। तो 1857 की क्रांति में दिल्ली में जब अंग्रेजों की और क्रांतिकारियों की भिड़ंत हुई, बहुत सारे आसपास के गांव के क्रांतिकारी दिल्ली पहुंच चुके थे, उन जमकर टक्कर दी अंग्रेजों को, और दिल्ली 4 महीने तक क्रांतिकारियों के अधीन रहा। लेकिन मेरठ से, बंगाल से, दूसरी जगह से सेनाएं भेजकर उन्होंने दिल्ली को वापस ले लिया अंग्रेजों ने। और बहादुर शाह जफर जब परास्त हो गए, 4 महीने तक तो उनके कंट्रोल में रहा, नियंत्रण में रहा, लेकिन 4 महीने बाद जब अंग्रेजों ने हरा दिया उनको, तो बहादुर शाह जफर को हराकर रंगून भेज दिया गया था। रंगून उस समय बर्मा की राजधानी थी। बर्मा की राजधानी रंगून में ही उन्होंने अपना बाकी का पूरा जीवन जिया, और वहीं वो मृत्यु को प्राप्त हुए। मतलब निर्वासित काल में वो रंगून में रहे। बहादुर शाह जफर का अंत बुरा हुआ, उनको एक मुट्ठी भर या ये कहो एक पग जमीन भी अपने भारत की प्राप्त नहीं, वहीं दफन कर दिए गए। उन्होंने एक, उनकी बहुत फेमस गज़ल भी है, मैं वो मुस्तगवार हूँ जो किसी के काम ना आ सका। और ये बहुत प्यारी गज़ल है जो उन्होंने अपने अंतिम क्षणों में लिखी थी कि मैं वो मुट्ठी भर राख हूँ जो किसी के काम नहीं आ सका, और मुझे अपने देश की 2 पग जमीन भी प्राप्त नहीं हुई। तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली में नेतृत्व किया था, लेकिन अंग्रेजों ने हराकर उनको रंगून निर्वासित कर दिया था, देश निकाला दे दिया था, काले पानी की सजा उन्होंने वहीं काटी। अब आता है कानपुर। तो कानपुर में पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब को उत्तराधिकारी मानने को अंग्रेज तैयार नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका ये कहना था, एक पॉलिसी के अंतर्गत वो ये लेकर आए थे कि दत्तक पुत्र को पेंशन नहीं मिलेगी, दत्तक पुत्र पेंशन और पद का उत्तराधिकारी नहीं होगा। तो बिट्टूर के नाना साहब, जो कि बाजीराव पेशवा के द्वितीय के पुत्र थे, दत्तक पुत्र थे, उन्होंने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया, और कानपुर में क्रांतिकारियों का नेतृत्व नाना साहब ने किया। नाना साहब वीर बहादुर थे, अच्छे योद्धा थे, कूटनीतिज्ञ थे, और अंग्रेजों को खूब टक्कर दी, लेकिन अंत में वो परास्त हुए, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका भी दमन कर दिया। अब आता है झांसी। झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। देखो बेटा, ये ध्यान रखना, ये झांसी के बारे में, नाना साहब के बारे में आपको अलग से भी टिप्पणी के रूप में पूछ सकते हैं कि नाना साहब के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। तो आप, नाना साहब कानपुर के थे, बिठूर के रहने वाले थे, बाजीराव पेशवा के पुत्र थे, और दत्तक पुत्र होने के कारण अंग्रेजों ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। कम से कम 2-3 अंक का अगर आता है तो आप इतना लिख के आएंगे। अब झांसी की रानी पे तो आप बहुत सारा लिख सकते हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, अंग्रेजों से कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, के कवियों ने उनके लिए कविताएं लिखी हैं।
क्यों लड़ाई की थी उन्होंने? तो हड़प नीति के अंतर्गत जब अंग्रेजों ने ये घोषणा कर दी 1856 में कि वो झांसी को